हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग जो है सो पार्ट 1 में जो भी पढ़ा था उसके आगे आज हम लोग पढ़ने वाले थे। पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से जो है सो हम लोग एसिड बेसेज और साल्ट की पहचान करते हैं, मतलब एसिड को कैसे पहचानते हैं, बेस को कैसे पहचानते हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास लिटमस पेपर होता है और नेचुरल इंडिकेटर जिसको हम लोग बोलते हैं, और हमारे पास एक सिंथेटिक इंडिकेटर होता है। इस दोनों की मदद से हम लोग एसिड और बेस की पहचान किया करते थे। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा कि जो ब्लू लिटमस है वो रेड में जब चेंज हो जाता है तो वह जो है सो एसिड को इंडिकेट करता है, और जब रेड लिटमस ब्लू में चेंज हो जाता है तो वह जो है सो बेस को इंडिकेट करता है। और हमारे पास जो नेचुरल इंडिकेटर के तौर पर थे टर्मरिक, और यह भी जो है सो नेचुरल इंडिकेटर है। लिटमस भी नेचुरल इंडिकेटर है, ये भी जो है सो। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि सिंथेटिक इंडिकेटर, जैसे में हम लोग मिथाइल, ऑरेंज और फेनोप्थलीन, ये दोनों सिंथेटिक इंडिकेटर थे जो एसिड और बेस को के टेस्ट को आइडेंटिफाई करते थे कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। आज हम लोग इसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज देखने वाले हैं कि एसिड और बेस के जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या होते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होते हैं उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर हम लोग का जो आज यहाँ पढ़ना है अंडरस्टैंडिंग केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो हम लोग को ये पढ़ना है एसिड और बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को समझना है। तो पहला हमारा जो टॉपिक है वह है एसिड बेसिस साल्ट इन लेबोरेटरी। तो एसिड बेसिस साल्ट जो है लेबोरेटरी में होता है, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो देखिए एसिड बेसिस साल्ट इन लेबोरेटरी, इसमें क्या पढ़ना है। तो इसमें हम लोग को पहले एक्टिविटी दिया गया है और इसमें यही पढ़ना है कि एसिड और बेसेस की पहचान कैसे करते हैं, उसके तरीके कौन कौन से हैं। तो इसमें हम लोग एक्टिविटी की मदद से एसिड और बेसेस की पहचान करेंगे। चलिए देखिए एक्टिविटी में क्या बोला गया है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए एक्टिविटी में ये बोला है कि आप जो है सो कलेक्ट कर लीजिए, जो यहाँ पर कुछ क्या करना है, सैंपल दिया जा रहा है, उसको क्या करना है कि साइंस के लेबोरेटरी से कलेक्ट कर लेना है। ठीक है, साइंस लेबोरेटरी में जाके कलेक्ट कीजिए। जैसे में आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड कलेक्ट कर लीजिए, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और उसके बाद अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इन सारे सैंपल को क्या करना है, हमको कलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो है सो क्या करना है हमको कि ग्लास लेने हैं, वाच ग्लास जो है सो चाहिए, ताकि वाच ग्लास में हम लोग 10 से 12 या जितने सैंपल है उसके अनुसार से आप वाच ग्लास ले लीजिए। 8-10 तो चाहिए। और क्या कीजिए उसमें जो वाच ग्लास के क्या काम होगा, तो इसमें हम लोग जो है सो सैंपल को रखेंगे और ताकि टेस्ट करेंगे तो उसमें हमको साफ साफ अलग से दिखाई देगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं कि वाच ग्लास ले लीजिए। वाच ग्लास में क्या करना है यहाँ पर कि सॉल्यूशन डालने हैं। जो हम लोगों ने सॉल्यूशंस को कलेक्ट किया, सैंपल को कलेक्ट किया, उन सारे सैंपल्स के सॉल्यूशन को एक एक ड्रॉप जो है सो डालने हैं वाच ग्लास के ऊपर, एक एक करके। ठीक है, और ड्रॉप डालते जाएंगे सैंपल का। उसके बाद उसमें जो है सो इंडिकेटर के ड्रॉप भी डालेंगे। इंडिकेटर कौन कौन सा है, तो हमारे पास जो है सो नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर दोनों हैं। तो देखिए यहाँ पर नेचुरल एंड सिंथेटिक इंडिकेटर दोनों हैं। इन सभी की जो है सो हम लोग जो है सो यूज़ करेंगे टेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर जो है टेबल बनाया गया, इसी टेबल के बेसिस पर हमको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा टेस्ट करना है कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, इसमें सैंपल्स लिखने हैं कि कौन कौन से सैंपल्स हम लोग जो लिया है, सॉल्यूशंस लिया है वो लिखने हैं। उसके बाद रेड लिटमस जो ये और ब्लू लिटमस ये दोनों क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है, तो ये लेना है। उसके बाद जो है सिंथेटिक इंडिकेटर है, फिर हम फ्लोरीन और मिथाइल ऑरेंज का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर क्या करना है कि सैंपल का यहाँ पर सॉल्यूशन लेना है और इस वाले में जो लिटमस है उसके ड्रॉप्स को गिराना है वाच ग्लास के ऊपर, और इससे पता लगेगा कि कौन सा जो एसिड है कौन सा बेस है। उसके कलर चेंज होने ना होने से हम लोग को पता लगेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे करेंगे और कौन सा कलर किस में चेंज होगा। तो चलिए आपको हम टेबल दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने सैंपल का नाम लिखा है, जैसे कि यहाँ पर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, सॉरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, उसके बाद एसिटिक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पर हम लोग देखिए कि
रेड लिटमस के साथ क्या इफेक्ट होगा, ब्लू लिटमस के साथ क्या इफेक्ट होगा, फेनोप्थलीन के साथ क्या इफेक्ट होगा, मिथाइल ऑरेंज के साथ क्या इफेक्ट होगा, उसके बारे में हम लोग ऑब्जर्वेशन को देखा यहाँ पर कि क्या ऑब्जर्वेशन जब एक्टिविटी करते हैं तो उसका ऑब्जर्वेशन क्या क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और उसमें जो है सो हम लोग रेड लिटमस का ड्रॉप जैसे ही डालना है तो कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद ब्लू लिटमस का जो सॉल्यूशन है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसमें हम लोग ब्लू लिटमस के सॉल्यूशन को डालेंगे तो ये जो है क्या हो जाएगा, रेड कलर में चेंज हो जाएगा। तो रेड कलर में चेंज हो जाएगा। उसके फेनोप्थलीन वाले जो इंडिकेटर है उसमें जो है सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का ड्रॉप जब मिक्स होगा तो कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन मिथाइल ऑरेंज वाले में रेड कलर में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर दिख रहा है कि जब भी हमको लोग को पता है कि ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है तो एसिड कहलाता है। तो यहाँ पर आप देख साफ स्पष्ट है कि ब्लू लिटमस में को रेड में चेंज करने वाला एसिड होगा, इसका मतलब HCl जो है क्या है, एसिड है। और मिथाइल ऑरेंज को भी जब रेड में चेंज करेगा तो वो भी एसिड कहलाएगा। तो यहाँ पर HCl क्या हो गया, एसिड हो जाए। आप उसी तरीके से H2SO4 या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ये भी क्या करेगा, रेड लिटमस के साथ कोई इफेक्ट नहीं करेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, जबकि ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देगा, मतलब ये एसिड है। फेनोप्थलीन के साथ कोई इफेक्ट नहीं होगा, जबकि मिथाइल ऑरेंज को जो है सो रेड लिटमस में रेड में चेंज कर देगा। उसी की तरीके से एसिटिक एसिड है, इस पर भी जो है सो रेड लिटमस वाले पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, जबकि ब्लू लिटमस का सोल्यूशन ड्रॉप जैसे ही मिलेगा तो ये रेड में चेंज हो जाएगा। उसके बाद फेनोप्थलीन वाले में कोई चेंज नहीं होगा, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, जबकि यहाँ पर मिथाइल ऑरेंज वाले में रेड में चेंज हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो ड्रॉप है सॉल्यूशन है उसको हम लोग जैसे रेड लिटमस वाले सॉल्यूशन से मिक्स करेंगे तो ये ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा और ब्लू लिटमस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जबकि फेनोप्थलीन जो है वो पिंक कलर में चेंज हो जाएगा और मिथाइल ऑरेंज कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब यह है कि हम लोगों ने पहले ही देखा है कि जो ब्लू लिटमस पर कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है और रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करने का काम करता है, वह कहलाता है बेस, ठीक है। वह क्या कहलाता है, बेस। और फेनोप्थलीन को पिंक कलर में चेंज कर दिया, फेनोप्थलीन इंडिकेटर के डालने से वो कलर पिंक हो जाएगा, तो पिंक होगा तो अभी क्या होगा, वो बेस होगा। तो यहाँ पर उसी तरीके से आप देखिए कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसके साथ भी जब आप रेड लिटमस वाले सॉल्यूशन को डालेंगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ब्लू कलर में चेंज होगा और ब्लू लिटमस वाले पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जबकि फेनोप्थलीन जो पिंक कलर में चेंज होगा, मिथाइल ऑरेंज में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उस तरीके से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को आप जैसे ही रेड लिटमस वाले सॉल्यूशन से मिक्स करेंगे, ड्रॉप डालेंगे, यहाँ पर ये भी जो है सो ब्लू में चेंज हो जाएगा, जबकि ब्लू वाला किसी में चेंज नहीं होगा। उसके बाद फेनोप्थलीन जो है वह जो है सो पिंक कलर का हो जाएगा और मिथाइल ऑरेंज किसी भी कलर में चेंज नहीं होगा। सेम एज सोडियम हाइड्रोक्साइड वहीं होगा जो ब्लू कलर में चेंज होगा और ब्लू लिटमस वाला जो है सो किसी भी में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, वैसा का वैसा ही कलर रहेगा। फेनोप्थलीन पिंक में चेंज जाएगा, मिथाइल ऑरेंज वाले जो है सो कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो आप यहाँ पर स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं किस तरीके से जो है सो एसिड और बेसिक का हम लोगों ने पहचान किया, क्योंकि हम लोग को प्रॉपर्टी पता है कि रेड लिटमस को जो ब्लू में चेंज करता है उसको बेस बोलते हैं, ब्लू लिटमस को जो रेड में चेंज करता है उसको हम लोग एसिड बोलते हैं। अभी हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन को देखा कि किस तरीके से जो है सो इंडिकेटर की मदद से हम एसिड और बेस की पहचान कर पाए। अब इसका कंक्लूजन देखते हैं कि आखिर कंक्लूजन क्या निकला। तो कंक्लूजन देखिए ये है कि ऑल द एसिड्स टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, कि सारे एसिड जो है सो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं। पहला कंक्लूजन ये है कि जितने भी एसिड होंगे अब वह ब्लू लिटमस को क्या करेंगे, रेड में चेंज कर देंगे, ठीक है। और देखिए दूसरा क्या कंक्लूजन निकला कि सारे एसिड टर्न मिथाइल ऑरेंज को रेड में चेंज करेंगे। तो एसिड जो भी होगा वह ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करेगा, दूसरा ये कि मिथाइल ऑरेंज को रेड में चेंज करेगा। तीसरे ऑब्जर्वेशन ये निकला कि जितने भी बेसेज हैं वह रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करने का काम करते हैं, ठीक है। तो जितने भी बेस हैं वो क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं। चौथा कंक्लूजन ये निकला कि जितने भी बेस हैं ऑल द बेसेस टर्न फेनोप्थलीन को पिंक कलर में बदल देते हैं। पांचवा ऑब्जर्वेशन ये निकला कि एसिड्स हैव नो इफेक्ट ऑन द कलर ऑफ फेनोप्थलीन, एसिड का जो है कोई भी इफेक्ट नहीं होता है फेनोप्थलीन के कलर के ऊपर। तो अभी एक देखिए आपने कंक्लूजन में देखा किस तरीके से जो कंक्लूजन निकाला गया यहाँ पर कि कौन मतलब एसिड किस तरीके का बिहेव करता है ब्लू लिटमस के साथ, मिथाइल ऑरेंज के साथ, रेड लिटमस के साथ, फेनोप्थलीन के साथ, इन सभी के साथ कैसे इफेक्ट करता है, बेस कैसे इफेक्ट करता है। तो ये हो गया इसका कंक्लूजन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या। देखिए यहाँ पर इसके आगे जो है सो
कुछ लिखा गया है कि ये जो दीज इंडिकेटर्स जो ऊपर हम लोगों ने इंडिकेटर लिया है, रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, फेनोल्फथलीन और मिथाइल ऑरेंज, ये जो हम लोगों ने इंडिकेटर लिया है, वो जो सारे इंडिकेटर्स हमें कहते हैं कि टेल्स अस वेदर ए सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक बाय चेंजिंग कलर। तो कोई भी सब्सटेंस जो एसिडिक है या बेसिक है, वह अपने कलर के चेंज से बताते हैं कि हमें वो जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेसिक है। दीज आर सम सब्सटेंसेस जो ऑड्यूट चेंजेज इन एसिडिक और बेसिक मीडिया। ये कुछ ऐसे जो सब्सटेंसेस जिसका जो सुगंध, ऑड्यूट मतलब होता है सेंट, सुगंध, वो बदल जाते हैं एसिडिक और बेसिक मीडिया में। ठीक है, यानी कि एसिडिक होगा और बेसिक होगा तो उसमें उसका ऑड्यूट चेंज हो जाएगा। जब ऑड्यूट चेंज होता है तो इन वैसे सब्सटेंस को हम लोग वो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर बोलते हैं। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर का मतलब होता है सुगंध सूचक, मतलब सुगंध को इंडिकेट करने वाले को हम लोग ओल्फैक्टरी बोलते हैं। तो देखिए इसका हम आपको मैंने दिखाते हैं। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर का है गंधीय सूचक यानी सुगंध सूचक, जिसको बोलते हैं कि गंध के बारे में बताता है, उसको हम लोग ओल्फैक्टरी इंडिकेटर बोलते हैं। तो वैसे सब्सटेंस जो अपना ऑडियो या गंध जो है वो बदलाव करते हैं एसिडिक और बेसिक मीडिया में, उसको हम लोग ओल्फैक्टरी इंडिकेटर बोलते हैं। अब हम लोग ऐसे इंडिकेटर का कुछ जो है सो यहाँ पर ट्राई करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि कुछ कौन से ऐसे इंडिकेटर है जो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर कहलाते हैं। तो चलिए एक्टिविटी 2.2 की मदद से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक्टिविटी 2.2 दिया गया है जो बताएगा कि ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं। तो इसमें ये बोला जा रहा है एक्टिविटी 2.2 में कि टेक सम फाइनली चॉप्ड ऑनियंस इन ए प्लास्टिक बैग। तो यहाँ पर क्या करना है, प्याज को अच्छे से काट देना है और चॉपली मतलब कि बहुत छोटे छोटे पीसेज में काट दीजिए, प्लास्टिक बैग में उसको पैक कर दीजिए, उसमें कपड़े के कुछ स्ट्रिप रख दीजिए यानी टुकड़े रख दीजिए। उसके बाद उसको क्या कीजिए, अच्छे से उसको टाइटली बैग बांध दीजिए। ठीक है, उसका मुंह पूरा अच्छे से बांध दीजिए। उसके रात भर लिव ओवरनाइट इन द फ्रिज में रख के उसको पूरे रात भर छोड़ दीजिए। क्लॉथ स्ट्रिप कैन नाउ बी यूज टू टेस्ट फॉर एसिड और बेस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब जो स्ट्रिप जो होगा उसमें जो क्लॉथ का स्ट्रिप हम लोगों ने रखा है, अब वो टेस्ट करने के लिए तैयार है, एसिड बेस की पहचान करने के लिए तैयार हो जाएगा, यानी कि वो इंडिकेटर बन जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे इसमें, टेक 2 ऑफ दिस क्लॉथ स्ट्रिप एंड चेक दियर ऑडियो। अब क्या करना है, इसमें 2 क्लॉथ स्ट्रिप को ले लीजिए, 2 क्लॉथ स्ट्रिप को ले लीजिए, उसके सुगंध को चेक कीजिए कैसा महक रहा है। उसके बाद कीप देम ऑन ए क्लीन सरफेस, साफ़ सुथरी जगह पर उसको रख दीजिए। उसके ऊपर जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का जो कुछ ड्रॉप उस पर गिराइए एक स्ट्रिप के ऊपर, और कुछ ड्रॉप जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का दूसरे स्ट्रिप के ऊपर गिराइए। अब क्या कीजिए कि दोनों जो कपड़े हैं उसको क्या कीजिए, धो दीजिए। दोनों जो स्ट्रिप आप लोग लिया है उसको रिंस से बोथ द स्ट्रिप यानी दोनों का स्ट्रिप को धो दीजिए पानी से। उसके बाद उसके सुगंध को चेक कीजिए। तो अब हम लोगों ने जो क्या लिया था, 2 स्ट्रिप लिया था प्याज में जो रखा हुआ था। उसके बाद क्या कीजिए कि आप HCl का ड्रॉप हम लोगों ने क्यूब ड्रॉप डाला है और सोडियम हाइड्रोक्साइड इस दोनों का ड्रॉप डाला है। अब उसको क्या किया, ड्रॉप डालने का उसको धो दिया अच्छे से। धोने के बाद उसका सेंट चेक कीजिए। सेंट चेक करेंगे उसके बाद उसके ऑब्जर्वेशन को चेक कीजिए कि कैसा आप सेंट आ रहा है। अब क्या करते हैं कि कुछ वेनीला जो है सो वेनीला एसेंस ले लीजिए। ठीक है, डाइल्यूट वेनीला का एसेंस ले लीजिए। उसके बाद क्लोव ऑयल, क्लोव का मतलब क्या होता है, तो क्लोव ऑयल, क्लोव का मतलब होता है लौंग का तेल, तो लौंग का तेल लीजिए और उसके सुगंध को चेक कीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या कीजिए, कुछ जो है सो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक सोल्यूशन एक टेस्ट ट्यूब में लीजिए, और कुछ जो है सो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा NaOH, उसके सोल्यूशन को दूसरे टेस्ट ट्यूब में लीजिए। उसके बाद उसमें वेनीला का जो वेनीला एसेंस है उसके कुछ ड्रॉप को उसमें मिलाइए। दोनों टेस्ट ट्यूब में मिलाइए और उसको अच्छे तरीके से हिला डुला दीजिए। उसके बाद उसके सुगंध को एक बार फिर से चेक कीजिए एंड उसके जो सुगंध आ रहे हैं उसको क्या कीजिए, रिकॉर्ड कीजिए। ठीक है, कि किस सुगंध में क्या चेंज आया है, अगर कोई चेंज आया तो वो आप रिकॉर्ड कीजिए। सिमिलरली टेस्ट द चेंज इन द ऑडियो ऑफ ए क्लोव ऑयल, उसी तरीके से आप क्लोव ऑयल लीजिए, लौंग का तेल लीजिए, उसी तरीके से उसमें भी जो है सो सुगंध में बदलाव आएगा। और जब आप उसको HCl के यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ उसको आप जैसे मिलाएंगे या उसको मिक्स करेंगे, ड्रॉप्स उस पर डालेंगे, तो क्या हो जाएगा, वो उसका भी टेस्ट से ऑडियो जो है सुगंध जो वो चेंज होगा। उसके भी सॉल्यूशंस को आप क्या कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए और इसको रिकॉर्ड कीजिए
कि क्या जो सेंट में चेंज आया। अब देखिए यहाँ पर क्या चेंज आएगा, तो विच ऑफ दीज वैनिला, ऑनियन एंड क्लोव कैन बी यूज एज वाल फैक्ट्री इंडिकेटर ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। तो किसको, वैनिला को, ऑनियन को, क्लोव को, किसको जो है वाल फैक्ट्री इंडिकेटर के रूप में यूज किया जाए अपने आप के ऑब्जर्वेशन के हिसाब से। तो ऑब्जर्वेशन के हिसाब से देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, वैनिला, ऑनियन और क्लोव ऑयल, इन तीनों को ये जो है वाल फैक्ट्री इंडिकेटर है कि नहीं। तो क्या होगा कि जब वैनिला को आप क्या करेंगे, एसिड के साथ मिक्स करेंगे, तो वैनिला को जब एसिड के साथ मिलाएंगे, वैनिला प्लस एसिड, तो इसका जो क्या हो जाएगा, जो वैनिला का जो सेंट है वह रह जाएगा, मतलब कि सेंट है वो गायब नहीं होगा, वो वैनिला का सेंट रहेगा। लेकिन जब इसको आप वैनिला को बेस के साथ मिलाएंगे, वैनिला को बेस के साथ मिलाएंगे, तो वैनिला का जो सेंट था वो क्या हो जाएगा, ऑर्ड्यूड जो है वह ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, और एसिड के साथ रिटेन रहेगा, मतलब कि रहेगा। दूसरा हम लेते हैं ऑनियन। तो ऑनियन को जब लेंगे, ऑनियन को जब एसिड के साथ मिक्स करेंगे, एसिड मिलाएंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका जो ऑर्ड्यूड है, सुगंध है, वह रहेगा, रिटेन रहेगा। और जब इसको बेस के साथ मिलाया जाएगा ऑनियन को, ऑनियन में जब बेस मिलाएंगे तो ऑर्ड्यूड जो है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, कोई भी ऑर्ड्यूड नहीं रहेगा, कोई भी सुगंध नहीं रहेगा, ठीक है। ऑर्ड्यूड क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, सेंट आना बंद हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग जो है सो क्लोव ऑयल को लेते हैं। तो क्लोव ऑयल के साथ देखते हैं, जब क्लोव ऑयल के साथ क्लोव ऑयल में एसिड का मिक्स करेंगे तो उसका जो सेंट है वह रहेगा, रिटेन करेगा। और क्लोव ऑयल में जब बेस के साथ इसको मिक्स करेंगे तो ऑर्ड्यूड जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो वाल ये जो तीनों के तीनों जो है ऑनियन, वैनिला और क्लोव ऑयल, ये तीनों के तीनों क्या है, वाल फैक्ट्री इंडिकेटर्स हैं, जो हमको सेंट से पता चल रहा है कि जब हम एसिड में इसका मिक्स करते हैं, एसिड के साथ मिक्स करते हैं, तो इसका जो ऑर्ड्यूड है, सुगंध है, वह रिटेन रहता है, मतलब उसमें समाप्त नहीं होता। जैसे ही बेस के साथ मिक्स करते हैं तो सब तीनों का जो है सो ऑर्ड्यूड समाप्त हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग जो है सो क्लोव ऑयल, ऑनियन और वैनिला को वाल फैक्ट्री इंडिकेटर के रूप में जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग जो किस तरीके से एसिड और बेस को जो सो कुछ और एक्टिविटी के थ्रू हम लोग एसिड बेस के प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि कैसे और भी एसिड बेस के प्रॉपर्टी कौन कौन से हैं। तो पहला एसिड बेस का प्रॉपर्टी हम लोगों ने देख लिया है, अब दूसरा यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन से एसिड बेस के। नेक्स्ट देखिए किस तरीके से जो है सो एसिड और बेस मेटल के साथ किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, इसके बारे में हम लोग उसके प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। एसिड और बेस किस तरीके से जो है सो बिहेव करेंगे मेटल के साथ, जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, क्या करेंगे, उसको हम लोग स्टडी करने वाले हैं। यानी कि उसके जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है एसिड बेस का मेटल के साथ, उसको हम लोग स्टडी करेंगे। इसको स्टडी करने के लिए यहाँ पर एक्टिविटी भी दिया गया है। इस एक्टिविटी के थ्रू हम लोग समझेंगे कि क्या जो है सो बिहेवियर रहेगा, क्या इसका प्रॉपर्टीज़ रहेगा एसिड और बेस का मेटल के साथ। तो देखिए यहाँ पर एक्टिविटी 2.3 दिया गया है, उसमें पहले लिखा गया है कि आप कौशन या सावधानी बरतें, क्योंकि ये जो हम लोग एक्टिविटी करेंगे वो थोड़ा डेंजरस हो सकता है। दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर असिस्टेंस, और इसमें साफ साफ लिखा गया है कि आपको टीचर की निगरानी, टीचर की देखरेख बहुत आवश्यकता है इस एक्टिविटी करने के लिए। तो इस एक्टिविटी को देखिए क्या करना पड़ेगा कि सेट द एपरेटस एज शोन इन फिगर 2.1, कि आप क्या कीजिए, एपरेटस को इस तरीके यानी इंस्ट्रूमेंट को आप इस तरीके से अरेंज कर लीजिए जो फिगर 2.1 में दिया गया है। देखिए यहाँ पर फिगर 2.1 में जो दिया गया है वो इस तरीके से दिया गया है कि यहाँ पर एक स्टैंड लगाना है, और स्टैंड देखिए ये स्टैंड है, उसके बाद यहाँ पर ये इस स्टैंड में एक टेस्ट ट्यूब है, उसके बाद टेस्ट ट्यूब के अंदर में ऊपर से ये जो कॉर्क लगाया गया है, ठीक है। उसके बाद एक डिलीवरी ट्यूब है, और यहाँ पर जो है सो टब है, ठीक है, टब है, इतना चीज़ लेना है, ये स्टैंड है। अब ये देखिए ये जो ग्लास है, ये जो टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में जो है सो जिंक ग्रेन्यूल्स यानी जिंक के जो दाने हैं, टुकड़े हैं, उसको लिया गया है, प्लस में उसमें जो है सो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया गया है। उसके बाद यहाँ पर जो ये जो रिएक्शन के बाद जो भी प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पर देखिए रिएक्शन हो रहा है, तो ये जो हो के आएगा, और इससे जब रिएक्शन होगा तो इससे गैस निकलेगा, ठीक है। जो गैस निकलेगा इस पाइप्स को, वो उस पाइप को क्या करना है, सोप सॉल्यूशन में डुबा देना है,
ठीक है। यहाँ पर इसमें क्या रहेगा, सोप सोल्यूशन, साबुन का सोल्यूशन रहेगा, और इसके जो गैस जो है उसको बाहर निकालना है, ये बबल्स के फॉर्म में बाहर निकलेगा सोप का सोल्यूशन। ठीक है, तो इस तरीके से पहले हमको स्टैंड में पहले आप समझिए कि एक्टिविटी करने से पहले आप एक स्टैंड ले लीजिए इस तरीके से, और जिसमें जो है सो एक टेस्ट ट्यूब लीजिए और इस तरीके का पाइप ले लीजिए, इस तरीके का टब ले लीजिए। अब बता दिए, आप देखिए क्या करना पड़ेगा इसमें बताया जाए, इसको ध्यान से एक बार देख लीजिए। ऐसे तो हम बता दें, फिर देख लीजिए कि आप क्या कीजिए, 5 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लीजिए टेस्ट ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब लगाया है, और उसके बाद उसमें जो है जिंक का दाना ग्रेन्यूल्स उसमें ऐड कर दीजिए। आप टेस्ट ट्यूब लीजिए, ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें जिंक का दाना रख दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप जो है सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल, तो सल्फ्यूरिक एसिड आप मिला दिया और उसमें जो है सो जिंक का दाना दोनों को मिक्स कर दिए, तो उसके जो जिंक ग्रेन्यूल्स है उसके सरफेस पर क्या दिखेगा, क्या ऑब्जर्व करेंगे आप, तो जब जिंक ग्रेन्यूल्स के सरफेस पर हमको यही चीज़ दिखेगा कि उस पर जो है बबल्स का फॉर्मेशन होना शुरू हो गया। क्या फॉर्मेशन होना शुरू हो गया, बबल्स बनना शुरू हो गया है। यहाँ पर क्या बनेगा, बबल्स बनने लग जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही क्या हुआ कि जिंक ग्रेन्यूल्स से जो है एसिड के संपर्क में आने से, सल्फ्यूरिक एसिड के संपर्क में आने से जिंक ग्रेन्यूल्स के ऊपर से बबल्स निकलने शुरू हो गए। ठीक है, तो ये जो बबल्स निकल रहे हैं वो बबल्स क्या है, गैस है। क्या है बबल्स, ये बबल्स है गैस। ठीक है, तो इस गैस को क्या करना है, सॉफ्ट सॉल्यूशन से हमको पास कराना है। इस गैस को क्या करना है, सॉफ्ट सॉल्यूशन से पास कराना है। जो टब में आप देख रहे हैं ना सॉफ्ट सॉल्यूशन, देखिए यहाँ पर ये जो सॉफ्ट सॉल्यूशन है, इसमें जो ग्रेन्यूल्स निकल रहे हैं, ये जो है बबल्स निकल रहे हैं, इसको जो है सो ट्यूब की मदद से, डिलीवरी ट्यूब की मदद से इसमें जो सॉफ्ट सॉल्यूशन है उसमें से पास करा के ये बबल्स पास कराएंगे तो क्या निकलेगा, यहाँ पर बबल्स निकलेगा। मतलब यहाँ से भी गैसेज, ये जो निकलेगा सॉफ्ट सॉल्यूशन का बबल्स निकलेगा। ठीक है, बुलबुला जिसको बोलते हैं। अब देखिए, अब नेक्स्ट कि टेक बर्निंग, अब बबल्स, वाई आर बबल्स फॉर्म्ड इन द सॉफ्ट सॉल्यूशन। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि बबल्स बनते क्यों हैं सॉफ्ट सॉल्यूशन में, तो सॉफ्ट सॉल्यूशन में बबल्स क्यों बन रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर ये जो गैसेज आ रहे हैं, जो बबल्स जो निकल रहे थे वो क्या है, गैसेज फॉर्मेशन हो रहा है, और वो गैसेज जो है सो सोप से पास हो रहा है, जिसके कारण से बबल्स जो है सो एयर, बबल्स में क्या होता है, एयर पैक होता है। ठीक है, तो एयर पैक होता है, तो एयर जो है सो बबल्स के फॉर्म में ऊपर की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए, अब क्या बोल रहा है कि आप ना एक बर्निंग कैंडल लेके आइए, इस जो गैस फील्ड बबल्स है जिसमें गैस भरे हुए हैं, उसके पास में आप जलता हुआ कैंडल लेके आ जाइए। अब जब जलता हुआ कैंडल लाएंगे तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है ध्यान से कि जब आप जलता हुआ कैंडल लाएंगे, इसके पास में ये कैंडल लाया, ठीक है, तो बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विथ ए पॉप साउंड, तो क्या करेगा, ये जो गैस जो निकल रहा है उसको साउंड कैसा रहेगा, पक पक फक फक करके एकदम भड़ाक भड़ाक जो सो पड़ाक तरह की आवाज़ करेगा। ठीक है, तो ये बर्निंग हाइड्रोजन जो होगा वो पॉप साउंड जिसको हम लोग बोलते हैं, उस पॉप साउंड यहाँ पर क्रिएट होगा। और जब पॉप साउंड क्रिएट होता है तो इसको वो गैस जो होता है, कौन सा गैस होता है, हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस होता है, हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पता चल गया कि हाइड्रोजन गैस होगा। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कुछ लिखा गया, रिपीट दिस एक्टिविटी विथ सम मोर एसिड्स लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके बाद HNO3 जिसको हम लोग नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, और एसिटिक एसिड इसको बोलते हैं। तो एसिटिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, इन सभी के साथ भी इसी एक्टिविटी को रिपीट करना है, और क्या ऑब्जर्वेशन आएंगे इसको यहाँ पर बताना है। तो देखिए, ऑब्जर्वेशन जो भी आए, ऑब्जर्वेशन क्या आएगा वो हम अभी डिस्कस कर देंगे। देखिए, मेनली बात यहाँ पर ये है कि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो साल्ट बनाएगा, और प्लस में हाइड्रोजन गैस जो है वह बाहर निकलेगा। ठीक है, एसिड के साथ जब मेटल रिएक्ट करता है, कोई भी एसिड होगा वह मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो साल्ट का फॉर्मेशन करेगा, यानी कि जो भी सब्सटेंस बनेंगे वह साल्टी होंगे, नमकीन होंगे, और प्लस में हाइड्रोजन गैस जो है सो लिबरेट होगा, बाहर निकले। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा यहाँ पर हम लिखी गई चीज़ों को थोड़ा बता देते हैं क्या लिखा गया आखिर में। देखिए, जूम कर देते हैं। हाँ, देखिए, नोट दैट द मेटल्स इन द एबव रिएक्शन डिस्प्लेस हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द एसिड। हर एसिड में हाइड्रोजन का एटम है। ठीक है, देखिए आप ध्यान से देख रहे होंगे, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखिए
देखिए यहाँ पर जो H2SO पर है सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड उसमें भी ये हाइड्रोजन है। उसके बाद देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड में भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड में भी हाइड्रोजन है, नाइट्रिक एसिड में भी है और एसिटिक एसिड, जितने भी एसिड है उन सभी में क्या है, हाइड्रोजन। अब देखिए यहाँ पर तो क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, यही बोला है यहाँ पर कि जो मेटल है वह हाइड्रोजन एटम को एसिड से डिस्प्लेस कर देते हैं और हाइड्रोजन गैस के रूप में, मतलब हाइड्रोजन एटम को डिस्प्लेस करते हैं किस फॉर्म में, हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में, और फॉर्म से कंपाउंड और एक कंपाउंड बना लेते हैं। हाइड्रोजन घटक को डिस्प्लेस करके मेटल के साथ एक कंपाउंड बना लेते हैं जिसका नाम होता है सॉल्ट। क्या नाम होता है, सॉल्ट। ठीक है, उसका नाम होता है सॉल्ट। अब देखिए यहाँ पर द रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ए एसिड कैन बी समराइज्ड एज, क्या होगा, एसिड और मेटल सॉल्ट बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस का जो हाइड्रोजन एटम है हाइड्रोजन गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो ये आप इससे समझ लीजिए, देखिए कि जो भी एसिड्स हैं और वो मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट और बनाएंगे और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेंगे। ये आपको ध्यान में रखना, ये इसका प्रॉपर्टी। हम कुछ बातें और कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर कि जैसे अगर आप कार्बोनिक एसिड लेते हैं, कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2CO3। कार्बोनिक एसिड जो है वह रिएक्ट नहीं करता है मेटल के साथ। ठीक है, कार्बोनिक एसिड यहाँ पर एसिड लेंगे लेकिन कार्बोनिक एसिड उसमें जो है वो मेटल के साथ बिल्कुल रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि ये वीक एसिड होता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर मेटल में जैसे हमें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये बहुत वेगरसली रिएक्ट करता है डाइलेक्ट्रिक एसिड के साथ, मतलब बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है। ठीक है, मोस्ट रिएक्टिव बोल सकते हैं। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये जो सारे जो मेटल्स हैं वह बहुत ज़्यादा डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है। आगे देखिए एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, ये सारे जो हैं वो मॉडरेट रिएक्ट करता है, बहुत ज़्यादा नहीं करता, बीच का करता है। और जो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं जैसे में कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये एसिड के साथ बहुत कम, मतलब स्लोली रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ। इसीलिए जो है ये हाइड्रोजन को जो है सो एसिड से डिस्प्लेस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो लेस रिएक्टिव मेटल होने की वजह से कॉपर, सिल्वर और गोल्ड जो है सो डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। तो जब हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करेगा तो हाइड्रोजन निकलेगा भी नहीं, और यहाँ पर स्लोली बोल सकते हैं कि यहाँ पर सॉल्ट तो बनेगा लेकिन बहुत स्लोली बनेगा, और जब हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं होगा तो सॉल्ट बनने का भी कम चांस हो जाएगा। तो लेस रिएक्टिव बोलेंगे, बहुत कम रिएक्टिव है। और नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, तो आप लोगों को समझ में आ गया किस तरीके से जो है सो कौन कौन से मेटल्स जो है सो विगरसली रिएक्टिव है और कौन से मॉडरेट है और कौन से लेस रिएक्टिव है, और कौन सा एसिड है जो मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो एसिड है कार्बोनिक एसिड जो मेटल के साथ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता है। अब आपको यहाँ पर देखिए एक बड़ी से सवाल यहाँ पर क्वेश्चंस जो आते हैं लोग बच्चों के मन में और आप लोगों के मन में भी आ सकता है कि क्या जितने भी हाइड्रोजन कॉन्टेनिंग कंपाउंड है, यानी हाइड्रोजन कॉन्टेनिंग कंपाउंड यानी हाइड्रोजन रखने वाले जितने भी कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन होता है, ठीक है, क्या वो सारे के सारे एसिड होते हैं? ये सवाल एक वाजिब सवाल है कि बच्चों के मन में आ सकता है, आप सभी के मन में आ सकता है कि हाइड्रोजन रखने वाले जितने भी कंपाउंड्स हैं क्या वह एसिड होंगे। देखिए इसका जवाब हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे कि आपने सब्सटेंस ले लिया है इथेनॉल, ग्लूकोज सॉल्यूशन, सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखिए इथेनॉल जो है उसका जो केमिकल फार्मूला होता है वह C2H5OH होता है, ठीक है, तो ये भी हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। उसके बाद ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है वह ग्लूकोज का क्या होता है C6H12O6, ठीक है, ये भी होता है, इसमें भी हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, ये भी हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। और एक जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड का होता है आपको सबको मालूम है वह होता है H2SO4, ठीक है, क्या होता है H2SO4, ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड का, ये भी हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। अब देखिए यहाँ पर कि क्या सभी ये जो सब्सटेंसेस है कंपाउंड्स हैं ये एसिड होंगे, तो इसकी जांच करनी पड़ेगी, केमिस्ट्री है तो जांच करनी पड़ेगी।
तो जांच करने के लिए क्या कीजिए, आप ये सारे के सब्सटेंसेस को ले लीजिए, ठीक है। और इस सब को लेने के साथ में आप एक चीज़ और ले लीजिए, इथेनॉल भी लीजिए, ग्लूकोज भी लीजिए, सल्फ्यूरिक एसिड ले लीजिए। आप इसके साथ क्या ले लीजिए, ब्लू लिटमस ले लीजिए। कौन सा लीजिए, ब्लू लिटमस पेपर ले लीजिए, ठीक है। अब ब्लू लिटमस क्या करता है, अगर ब्लू लिटमस रेड में चेंज हो गया, ब्लू लिटमस रेड में चेंज हो गया तो क्या होगा वो, ठीक है। अगर ब्लू लिटमस रेड में चेंज हो गया तो क्या होगा, एसिड होगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को, अगर ब्लू लिटमस रेड में चेंज हो गया तो वो एसिड होगा। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए आप क्या कीजिए कि 2-2 ml, ये तीनों जो सब्सटेंसेस आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसका 2 ml, 2-2 ml सबका आप ले लीजिए, प्रत्येक जो भी है सबका क्या लीजिए, ड्रॉप ले लीजिए, ठीक है। सबको जो है सो ले लीजिए, ड्रॉप्स ले लीजिए। कुछ सॉल्यूशन है, सब्सटेंसेस सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन ले लीजिए थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अलग अलग टेस्ट ट्यूब में लीजिए। अब क्या कीजिए, इसमें इस सभी में जो टेस्ट ट्यूब में आपने लिया है 2-2 ml, इसमें क्या कीजिए, 2-2 बूंद, 2 ड्रॉप, 2 ड्रॉप्स जो है आप इसमें इथेनॉल जो है, इसमें जैसे ही आप जो है सो लिटमस के सॉल्यूशन को डालेंगे तो ये लिटमस का सॉल्यूशन ब्लू था, ठीक है, और बाद में भी ब्लू ही रहेगा। दूसरे में देखिए ग्लूकोज वाले में ब्लू था लिटमस सॉल्यूशन, और उस डालेंगे तो और इसमें भी क्या रहेगा, ब्लू ही रहेगा। लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड जो आपको दिख रहा है वो ब्लू जब लिटमस था वो बाद में रेड में चेंज हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो इथेनॉल है, ग्लूकोज है, उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ, जबकि सल्फ्यूरिक एसिड में चेंज हुआ है। तो इसका साफ साफ स्पष्ट ये बात है कि जितने भी हाइड्रोजन कंपाउंड रखने वाले, हाइड्रोजन रखने वाले कंपाउंड्स हैं वो एसिडिक हो या ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एसिडिक हो ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप लोग को सवाल का जवाब मिल गया होगा कि जितने भी हाइड्रोजन रखने वाले कंपाउंड्स हैं वो एसिड हो, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये आखिर है क्या, इथेनॉल क्या है, ये अल्कोहल के टाइप में आता है, और ये ग्लूकोज है, और ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। चलिए अब अगले टॉपिक पर बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक एक्टिविटी दिया गया है, जो इस एक्टिविटी में ये बताया गया है कि बेस जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, बेस जब मेटल के रिएक्ट करेगा, बेस को अल्कालीज भी बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, अल्कालीज। तो बेस को अल्कालीज भी बोला जाता है। और जब ये मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो क्या मेटल के साथ जैसा एसिड ने रिएक्ट किया है, क्या वैसा ही कुछ होगा। तो चलिए देखते हैं, इस एक्टिविटी के थ्रू पता चलेगा कि क्या ऐसा कुछ होगा या नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आप ग्रेनुलेटेड जिंक मेटल लीजिए, मतलब ग्रेनुलेटेड करने का मतलब क्या, पिसा हुआ बोल सकते हैं उसको, टेस्ट ट्यूब में ले लीजिए उसको, या दाना वाला बोल सकते हैं। 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जो है उसमें मिलाइए, एंड उसको क्या कीजिए, गर्म कीजिए, टेस्ट ट्यूब को गर्म कर दीजिए। अब रिपीट द रेस्ट ऑफ द स्टेप एज इन एक्टिविटी, और जो आपने 2.3 में किया है सेम वही एक्टिविटी जो है इसमें भी करना है, और ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है। तो देखिए अब उसको गर्म कर रहे हैं। अब क्या होगा कि ऑब्जर्वेशंस क्या क्या आएंगे, तो देखिए सेम वही चीज़ें आएंगी कि जैसे बबल्स के थ्रू क्या किया है वहाँ पर कि जो हम लोगों ने जिंक ग्रेन्यूल्स मिलाया था उसमें एसिड मिलाया था। अब यहाँ पर जो है सो हम लोगों ने बेस मिलाया, लेकिन वहाँ पर गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन यहाँ गर्म करना पड़ेगा। और जब गर्म करेंगे हम लोग तो वो जो ग्रेन्यूल्स के ऊपर से जो बबल्स निकल रहे हैं तो वो गैस था, और उस गैस को हमको सोप सॉल्यूशन से फिर से पास कराना पड़ेगा। जो हम लोग एसिड किया है वही बेस में करें, तो क्या करना पड़ेगा, सोप सॉल्यूशन से पास कराइए ट्यूब के माध्यम से। और वो जो ट्यूब जो है वो सोप सॉल्यूशन के अंदर डूबा हुआ है, और वो डूबा हुआ है तो उसमें एयर है, और एयर जो है वो बबल्स के रूप में बबल्स जो होंगे ऊपर उठता रहेगा, भागता रहेगा। अब आप क्या कीजिए, जलता हुआ कैंडल, बर्निंग कैंडल लेके उसके पास जाइए। बर्निंग कैंडल जैसे उसके पास लेके जाएंगे तो पॉप साउंड क्रिएट होगा, पॉप साउंड के साथ वह फिर से जलना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो पॉप साउंड से जल रहा है, इसका मतलब कि वहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट हो रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। तो यहाँ से भी आप ये देख सकते हैं कि यहाँ से ये भी पता चल रहा है कि जब हम लोग बेस का भी रिएक्शन कराएंगे और मेटल के साथ, तो वहाँ से भी जो है सो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा।
अब हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा तो क्या बनेगा, साल्ट कौन से बनेगी। अब यहाँ पर क्या बनेंगे और प्रोडक्ट क्या बने। देखिए यहाँ पर आप जो है सो हम लोगों ने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है, आप सोडियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं। और इन सभी चीज़ ये सारे बेसिस को भी आप लेके ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर कि जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड जब हम लोग लेते हैं और मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पर सोडियम जिंकेट बनता है। क्या बनता है, सोडियम जिंकेट बनता है, ठीक है। इसके पहले सॉल्ट बन रहा था और यहाँ पर क्या बना, जिंकेट बनेगा, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। अब देखिए यहाँ पर बात, और ये जिंकेट बन रहा है वो भी क्या है, सॉल्ट ही है, ठीक है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं सॉल्ट प्लस वाटर ही बनेगा। अब आप देखिए एक रिएक्शन हमने आपको दिखाना चाहते हैं। आप सोडियम, आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड और मेटल के साथ देखा, अगर ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ होता, जैसे आप समझ लीजिए कि KOH प्लस Zn जिंक के साथ इसका रिएक्शन कराया जाता, गर्म किया जाता, वार्म किया जाता, तो यहाँ पर ये बना लेता पोटेशियम जिंकेट K2ZnO2 प्लस में साथ में ये हाइड्रोजन गैस भी लिबरेट कर देता है। बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 2 लगा देंगे तो एटम्स जो है सो दोनों तरफ बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी जो बनेगा ये क्या बनेगा, पोटेशियम जिंकेट बनेगा। ये भी पोटेशियम जिंकेट क्या है, तो ये सॉल्ट है, ठीक है। पोटेशियम जिंकेट क्या है, सॉल्ट। अब आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर कि एसिड के साथ रिएक्ट कराइए मेटल का या बेस के साथ रिएक्ट कराइए मेटल का, वहाँ पर जो है सो सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस जो है लिबरेट होगा, बाहर निकलेगा। हाइड्रोजन गैस जब निकलेगा तभी वहाँ पर सॉल्ट बनेगा, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ बातें लिखी गई है। यहाँ पर क्या लिखा गया है कि यू फाइंड अगेन हाइड्रोजन इज फॉर्म इन द रिएक्शन, हाउएवर सच रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल विथ ऑल मेटल। हाँ, ये भी बात समझ लीजिए कि सारे मेटल के साथ ही पॉसिबल नहीं, कुछ ही मेटल्स होंगे जिनके साथ ये ऐसा प्रोसेस हो पा रहा है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो एसिड का है और बेस का, वो यहाँ पर क्या है कि जो एसिड और बेसेज हैं, अभी हम पहले एसिड के बारे में पढ़ लेते हैं कि एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा, तो क्या प्रॉपर्टी शो करेगा, कैसा रिएक्शन होगा इन लोगों का, क्या फॉर्मेशन करने वाला है। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर फिर से हम इसको समझने के लिए एक्टिविटी का ही मदद ले सकते हैं और वो एक्टिविटी में जो भी चीज़ें होंगी उसी के बेसिस पर क्या किया जाएगा, रिएक्शंस को लिखा जाएगा, इक्वेशन को लिखा जाएगा। अब देखिए इसके लिए क्या करेंगे कि इस एक्टिविटी को तैयार करने के लिए आपको सबसे पहले देखिए कि आपको इस तरीके से जो यहाँ पर जो सेटिंग किया गया है, ये पूरा इस सेटिंग को समझना पड़ेगा, ये किस तरीके से बनाया है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि एक स्टैंड है, उस स्टैंड में एक टेस्ट ट्यूब लगा हुआ है और ये इसका नाम टेस्ट ट्यूब है, आप देख रहे हैं यहाँ पर। और टेस्ट ट्यूब के ऊपर से आप देखिए यहाँ पर ये जो है ये कॉर्क लगा हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर से देखिए कि एक जो पाइप यहाँ पर गया हुआ है, ये पाइप जिसको हम लोग थिस्टेल फ्यूनल बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, थिस्टेल फ्यूनल। और उसके बाद देखिए एक जो पाइप है इससे अंदर से जो है निकला हुआ है और ये यहाँ पर आ रहा है। और ये जो टेस्ट ट्यूब है, दूसरे टेस्ट ट्यूब में 2 टेस्ट ट्यूब लिया गया, उसके अंदर से एक पाइप इंसर्ट किया गया और ये जो है सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के अंदर में वो पाइप डुबाया गया है। इसको डिलीवरी ट्यूब बोलते हैं, यानी कि इसमें जो फॉर्मेशन हो रहा है, इस वाले टेस्ट ट्यूब में जो फॉर्मेशन हो रहा है उससे हो करके इस वाले टेस्ट ट्यूब में जा रहा है, डिलीवर कर रहा है, उसको डिलीवरी ट्यूब इसको बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर कि इसका नाम स्टैंड है, आप लोग को पता है, इसका नाम कॉर्क लगा दिया गया। कॉर्क नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, सारे का सारा गैसेज जो भी बनेंगे वो बाहर चले जाएंगे। अब यहाँ पर अब देखिए करना कैसे, इस एक्टिविटी को सेटिंग यह हो गया। अब एक्टिविटी में होगा क्या, आप लगे देखिए एक्टिविटी क्या है। एक्टिविटी में बोल रहा है, मैं पहले एक्टिविटी के पहले एक चीज़ बता देता चाहता हूँ कि जो मेटल कार्बोनेट होंगे, कार्बोनेट के लिए मेटल के लिए देखिए आप क्या लिख सकते हैं, मेटल कार्बोनेट का होता है CO3 और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के लिए मेटल हाइड्रोजन और कोई भी कार्बन है, ठीक है। ये होता है इसका फार्मूला। अब चलिए इसकी की मदद से हम लोग जो है सो देखने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से होंगे। देखिए एक्टिविटी में आप देखिए, ध्यान दीजिए यहाँ पर एक्टिविटी में ये बताया जा रहा है, देखिए कि आप क्या कीजिए कि 2 टेस्ट ट्यूब ले लीजिए। मैंने बताया यहाँ पर कि एक टेस्ट ट्यूब ये है और एक टेस्ट ट्यूब
ये है। 2 टेस्ट ट्यूब ले लीजिए। और जब आप 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे उसका नाम ए और बी रख दीजिए। उसी में क्या कीजिए कि 0.5 ग्राम यानी आधा ग्राम सोडियम कार्बोनेट लीजिए। सोडियम कार्बोनेट यानी मेटल कार्बोनेट हो गया, ए में ले लीजिए। और 0.5 ग्राम जो है यानी कि आधा ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लीजिए। तो ये क्या हो गया, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया। इसको हम लोग बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट का। तो ये ले लीजिए। इसका फार्मूला हो गया NaHCO3। ये हो गया सोडियम मेटल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इस सोडियम कार्बोनेट का हो गया NaCO3। क्या हो गया, NaCO3 और NaHCO3। अब क्या करते हैं कि आपने आधा आधा ग्राम जो से दोनों सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लिया। अब इसमें 2 ml डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों टेस्ट ट्यूब में डालिए, ऐड कर दीजिए। अब ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, तो एक ब्रिस्क इफरवेसेंस हमको देखने को मिलेगा, यानी तेज बुदबुदाहट, वहाँ से कुछ बुदबुदा टाइप का हमको लगेगा, ऐसा कि वहाँ से निकल रहा है उस मिक्सचर से देखने को हमको मिल सकता है। जब ऐसा आपको देखने को मिल जाए तो आप क्या कीजिए कि पास द गैस प्रोड्यूस्ड इन ईच केस। अब बुदबुदाहट हो रहा है मतलब गैस प्रोड्यूस होना शुरू हो चुका है। जो गैस प्रोड्यूस हो रहा है उसको आप क्या कीजिए, पास कर दीजिए और लाइम वाटर से। किससे, लाइम वाटर से। ठीक है, देखिए लाइम वाटर से पास कर दीजिए, यानी चूना जल जिसको हम लोग बोलते हैं। अब जब आप लाइम वाटर से इसको पास करेंगे क्या देखेंगे आप, क्या ऑब्जर्व करेंगे, जब आप जो लाइम वाटर है वो मिल्की हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, मिल्की। ठीक है, लाइम वाटर कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। तो इस बात से क्या पता चला कि जब लाइम वाटर मिल्की हो जा रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर से पास करा जाता है तभी जो है वह लाइम वाटर मिल्की होता है। इसका मतलब जो गैस निकल रहा है, वह जो बाहर आ रहा है वह कौन सा है, वह है कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। कौन सा गैस यहाँ पर लिबरेट हो रहा है, यहाँ पर जो बन रहा है वह कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, तो इससे अब जब एक्सेस, अब ज़्यादा जो है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड जब लाइम वाटर से पास कराएंगे तो वो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, ये वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, साथ में वाटर बनेगा। ठीक है, और ये जो वाइट प्रेसिपिटेट हुआ किस तरीके का, मिल्की कलर का होगा। अब आप देखिए यहाँ पर कि आप अगर ज़्यादा पास करा देते हैं, अगर आप ज़्यादा जो है सो पास करा देंगे कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या होगा, उसका जो मिल्कीनेस था वो फिर से गायब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिल्कीनेस गायब हो जाएगा। और देखिए रिएक्शन जब होगा, जब हम एक्टिविटी करेंगे तो उस टाइम में जो रिएक्शन होगा, तो टेस्ट ट्यूब ए होगा उसमें सोडियम कार्बोनेट है और दूसरे वाले में सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो सोडियम कार्बोनेट को जब एसिड के साथ रिएक्शन कराया जाएगा तो ये सोडियम क्लोराइड यानी नमक यानी सॉल्ट बनाएगा, साथ में पानी बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो है सो रिलीज करेगा। अगर सोडियम बाइकार्बोनेट यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब एसिड का रिएक्शन कराया जाएगा तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस होगा, और ये क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड और वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। और एक्सेस जब पास करा देते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है, और कैल्शियम कार्बोनेट से आप जब एक्सेस वो कार्बन डाइऑक्साइड को पास करा देंगे तो ये बना लेगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना लेगा जो क्या है, सॉल्युबल है वाटर में, इसको आराम से घुला सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लाइमस्टोन, चौक, मार्बल, चौक आप लोगों ने देखा होगा, मार्बल भी देखा होगा। इन सभी चीज़ों का जो ये सभी जो है वह कैल्शियम कार्बोनेट के अलग अलग फॉर्म है। कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 होता है, इसी के जो है सो अलग अलग फॉर्म है। और जितने भी मेटल कार्बोनेट हैं और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हैं, वह जब एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड जो है सो रिलेट होगा, बाहर निकलेगा, साथ में पानी भी बनेगा। तो अगर हम इसको जो है सो इस रिएक्शन को कैसे हम याद रख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, तो देखिए मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका अगर एसिड के साथ आपने रिएक्शन कराया तो आपका साल्ट तो बनेगा और साल्ट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा और ये वाटर भी साथ रहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड का पहचान के लिए हम लोगों ने क्या किया कि जो गैसेज निकल रहे थे उस गैसेज को हम लोगों ने लाइम वाटर से पास कराया, और लाइम वाटर से पास कराने से क्या हुआ कि वह जो लाइम वाटर था वो मिल्की कलर का चेंज हो गया, मिल्की कलर में चेंज हो गया, जिससे हम लोग को पता चला ये कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ही वह गैस है जो लाइम वाटर को मिल्की कलर में चेंज कर सकता है।
तो आप लोग को उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा किस तरीके से जो है सो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन होता है, मेटल के साथ कैसे करते हैं। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ अभी हम लोगों ने देखा, कुछ प्रॉपर्टीज़ बाकी हैं जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अच्छे से डिटेल करेंगे। 2-3 प्रॉपर्टी बाकी हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक भी कीजिए और वीडियो को शेयर करते जाइए ताकि आप लोग हमारे साथ जुड़े और हम अच्छे कंटेंट बनाएं आप लोगों के लिए। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।